हाय फ्रेंड्स, कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर दी हैं कुछ रिलैक्सेशंस। 5 मई 2020 को आई कुछ नोटिफिकेशंस। 5 नोटिफिकेशंस आई हैं। मैंने इस वीडियो में उन नोटिफिकेशंस को डिस्कस करा है। ये नोटिफिकेशंस आपकी जो जीएसटी की रिटर्न की फाइलिंग होती है, जो एनुअल रिटर्न की फाइलिंग होती है और ई वे बिल की जो वैलिडिटी होती है, उनसे रिलेट करती हैं। मैंने ये नोटिफिकेशंस इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम नोटिफिकेशन नंबर 30/2020। 5 मई को ये नोटिफिकेशन आई। इसमें जो पावर्स दी गई सेक्शन 164 में, उसके थ्रू अमेंड करे गए मेरे जो सीजीएसटी रूल्स हैं 2017। अमेंडमेंट के बाद इन रूल्स को अब बोला गया सीजीएसटी फिफ्थ अमेंडमेंट रूल्स 2020। मतलब कि ये अब 5th टाइम अमेंड हो रहे हैं 2020 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर। इसमें इन्होंने ये बोला कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, कि अगर कहीं और नहीं लिखा है तो ये जो रूल्स हैं ये इफेक्टिव होंगे जिस दिन इन्हें पब्लिश करा जाएगा ऑफिशियल गैजेट में। तो यहाँ पर मेरा रूल आया, रूल नंबर 2। इस रूल नंबर 2 में बोला इन सीजीएसटी रूल्स 2017 विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अप्रैल 2020 रूल नंबर 26 इन सब रूल 1। मतलब 21 अप्रैल से ये चेंज जो है ये इफेक्टिव होगा। ये चेंज लाया गया। रूल 26 का जो सब रूल 1 है उसमें जो प्रोवाइजो दे रखा है उसके बाद एक और प्रोवाइजो को इंसर्ट करने की बात करी जा रही है। तो पहले देखते हैं रूल 26 का सब रूल 1। वो मैंने यहाँ पर खुला हुआ है। ये आपका रूल 26 है, इसका सब रूल 1 दे रखा है। रूल 26 जो है वो बात करता है मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन, कि कैसे जो जीएसटी की रिटर्न्स होती हैं उन्हें ऑथेंटिकेट करा जाए। तो यहाँ पर सब रूल 1 का ये जो प्रोवाइजो है, इसके बाद एक और प्रोवाइजो जो है उसे इंसर्ट करने की बात करी जा रही है। पहले देखते हैं कि प्रोवाइजो जो है ये क्या कहता है। ये कहता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन्स होते हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब वो लोग जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए फर्निश करने हैं उन्हें डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशंस जो कि वेरीफाई करे जाएंगे थ्रू डीएससी। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट प्रोवाइजर जो है वो ये बोलता है कि वो लोग जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, मानी कि हमारी कंपनीज, उन्हें वेरिफिकेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई होंगे? उनके डॉक्यूमेंट्स एक डीएससी के थ्रू वेरीफाई होंगे। तो यहाँ पर अब मेरी ये जो नोटिफिकेशन आई ये एक लाइट चेंज ये बोलती है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कि वो लोग जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनीज जो हैं, शैल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 21 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020, कि ये जो पीरियड है 21 अप्रैल से 30 जून तक के बीच का, इस पीरियड में वो फर्निश कर सकते हैं रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन फॉर्म जीएसटीआर 3B, जिसकी वेरिफिकेशन वो कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इसका मतलब कि आप 21 अप्रैल से लेके 30 जून 2020 तक जो भी जीएसटीआर 3B भरेंगे उसको मेरी जो कंपनीज है जो कि रजिस्टर्ड हैं कंपनीज एक्ट में, उन्हें डीएससी ज़रूरी नहीं है कि वो डीएससी से ही वेरीफाई करें, वो इस चीज़ को अब अपनी जीएसटी 3B को वेरीफाई कर सकते हैं एक ईवीसी कोड से भी। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है, क्योंकि ऑफिसेस बंद होते थे तो डीएससी से वेरीफाई करने में दिक्कत आ रही थी। तो अब आप अपनी जीएसटीआर 3B जो कंपनीज हैं वो एक ईवीसी जो कोड होता है उसके थ्रू भी उसे सबमिट कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रूल जिसके अंदर चेंज आया, रूल नंबर 67। रूल नंबर 67 जो है उसके बाद बोला गया कि एक और रूल इंसर्ट करा जाएगा। ये रूल इंसर्ट करा गया 67A। 67A जो है ये रूल इफेक्टिव हो गया है या फिर इसको इफेक्ट देना है अभी। यहाँ पर बोला गया है विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड लेटर। इसका मतलब रूल 67A जो है आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है।
ध्यान दीजिए, बहुत सारे मैसेजेस ये सर्कुलेट हो रहे हैं कि रूल 67 एप्लीकेबल हो गया है, ये बात गलत है। अभी इसकी एक नोटिफिकेशन आनी बाकी है। ये रूल पहले नोटिफाई होगा तभी ये एप्लीकेबल माना जाएगा। इस रूल में क्या बात करी गई है, इसमें बोला गया है मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न बाय एसएमएस फैसिलिटी, मतलब कि अब आप रिटर्न को दे सकते हो एक एसएमएस के थ्रू भी। तो इस रूल में क्या बोला, इन्होंने बोला नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में जो भी बातें लिखी हैं उन बातों को आप साइड में रख दो। वो ये कहते हैं कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसे फर्निश करनी है निल रिटर्न, अगर मेरा कोई ऐसा पर्सन है जिसे निल रिटर्न सबमिट करनी है, जिसे हम बोलते हैं फॉर्म जीएसटीआर 3B में फॉर अ टैक्स पीरियड, एक टैक्स पीरियड के लिए अगर आपको फॉर्म जीएसटीआर 3B भरनी है और वो आपकी निल की रिटर्न है, तो आप उसे फर्निश कर सकते हो। कैसे? एक एसएमएस की सर्विस जो है उसके थ्रू। इट कैन बी फर्निश्ड इंक्लूडिंग थ्रू अ शॉर्ट एसएमएस सर्विस। और वो एसएमएस सर्विस कैसे होगी, आपको क्या यूज करना होगा, यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज करो, एंड द सेड रिटर्न शैल बी वेरीफाइड, और ये वेरीफाई कैसे होगी, बाय अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बेस्ड ओटीपी फैसिलिटी। मतलब कि अगर किसी पर्सन को निल रिटर्न सबमिट करनी है एक टैक्स पीरियड के लिए मेरे रजिस्टर्ड पर्सन को, तो अब वो अपनी जीएसटीआर 3B जो है उसे वो फाइल कर सकते हैं, वो वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू ओटीपी, एक एसएमएस बेस्ड फैसिलिटी जो होगी उसके थ्रू। यहां पर इन्होंने एक और बात बोली कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, जो 67A है, इसके लिए जो निल रिटर्न है उसका मतलब क्या है, निल रिटर्न शैल मीन अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर अ टैक्स पीरियड। कौन से टैक्स पीरियड के लिए, जिसके अंदर निल या फिर कोई भी एंट्री ना हो इन ऑल द टेबल्स इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। कहने का मतलब कि आपके पूरा टेबल जो है उसके अंदर जीरो की फिगर्स होनी चाहिए। मान लो किसी टैक्स पेयर की आउटपुट की लाइबिलिटी नहीं है, आउटपुट में सब जीरो है, पर उसका आईटीसी है, उसका आईटीसी कुछ है, तो क्या वो निल रिटर्न मानी जाएगी? नहीं। निल रिटर्न के लिए आपके जो सारे टेबल्स जो हैं वो आपकी जीरो वैल्यू जो है उसके अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर मेरा टैक्स पेयर एक एसएमएस फैसिलिटी से अपनी निल रिटर्न को फाइल कर पाएगा। नेक्स्ट चेंज जो गवर्नमेंट लाई है वो लाई है नोटिफिकेशन नंबर 39 में। नोटिफिकेशन नंबर 39 जो है उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो नोटिफिकेशन आपके वो लोग जो कि आईआरपी जो प्रोसेस के अंदर अंडरगो कर रहे हैं उनके लिए नोटिफिकेशन चेंज लाई है। मैं इस वीडियो के बाद उस वीडियो को एक बार आपके साथ शेयर करूंगी। फिर चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 40 पे। ये नोटिफिकेशन नंबर 40 जो है ये 5 मई को जो कि आई है, इसके अंदर बात करी गई है, पावर्स दी गई अंडर सेक्शन 168A में। ये नोटिफिकेशन की जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन थी ये आपकी पब्लिश हुई थी 35/2020 3 अप्रैल को। उसी नोटिफिकेशन प्रिंसिपल नोटिफिकेशन के जो है उसके अंदर ये चेंजेस लाए गए हैं। उन्होंने बोला है इन द सेड नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन नंबर आई थी 3 अप्रैल को, उसमें इस प्रोवाइजरी को इंसर्ट कर दिया जाए। बेसिकली हुआ क्या था, जो पहले नोटिफिकेशन आई थी आपकी प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 3 अप्रैल को जो आई थी उसमें ई वे बिल की जो एक्सटेंशन थी उसके बारे में बात करी गई थी। तो अब यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन में फिर से एक और प्रोवाइजो इंसर्ट करा गया है जिसके अंदर ई वे बिल को फर्दर एक्सटेंड करा गया है। उन्होंने ये बोला प्रोवाइडेड दैट वेयर एन ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड, कि आप ई वे बिल जनरेट कर चुके हो रूल 138 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017 में। मेरा ई वे बिल जनरेट हो चुका है और वो ई वे बिल जो जनरेट हुआ है वो ऑन या फिर बिफोर 24 मार्च 2020 हुआ है, कि 24 मार्च को या फिर 24 मार्च से पहले आपने कोई ई वे बिल जनरेट कर दिया है और उसका जो पीरियड ऑफ वैलिडिटी है वो एक्सपायर होता है 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल 2020 के बीच में। अगर ऐसा हो रहा है तो उस ई वे बिल का जो वैलिडिटी पीरियड है उसे मान लिया जाएगा कि वो एक्सटेंड हो गया है अप टू 31 मई 2020। तो कहने का मतलब 24 मार्च या 24 मार्च से पहले आपने कोई ई वे बिल बनाया,
उस ई वे बिल की जो एक्सपायरी है वो 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक के बीच में अगर हो रही है तो हम मान लेंगे कि वो ई वे बिल जो है वो एक्सटेंड हो गया है उसका पीरियड ऑफ वैलिडिटी अप टू 31 मई 2020। बढ़ते हैं अब अपनी अगली नोटिफिकेशन पे। ये मेरी नोटिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन नंबर 41/2020। ये किस चीज के बारे में बात कर रही है? इस नोटिफिकेशन जो है इसके अंदर कुछ टाइमलाइन जो है एनुअल रिटर्न की उन्हें एक्सटेंड करा गया है। यहाँ पे बोला जो पावर्स दी गई अंडर सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में रेड विद रूल 80 ऑफ द CGST रूल्स 2017, उसके अंदर उन्होंने बोला उन्होंने सुपरसीड करा सुपरसेशन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 15/2020। इस नोटिफिकेशन में भी जो आपकी GSTR 9 और 9C जो थी उनकी ड्यू डेट जो थी उनकी जो टाइमलाइन थी फाइल करने की उसे एक्सटेंड करा गया था। तब वो बोलते हैं कि इस नोटिफिकेशन को सुपरसीड करते हुए जो कि आई थी 23 मार्च 2020 को इस नोटिफिकेशन में एक्सटेंड कर देते हैं वो लोग। क्या टाइम लिमिट किस चीज की? फॉर फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की टाइम लिमिट जो है उसे एक्सटेंड करा जा रहा है और वो टाइम लिमिट जो है एक्सटेंड करी जा रही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 टिल 30 सितंबर 2020। तो इसका मतलब कि अब मेरे पास 18-19 की जो एनुअल रिटर्न है ऑडिट रिपोर्ट है GSTR 9 और GSTR 9C उसे फाइल करने के लिए अब हमें काफ़ी टाइम मिल गया है। अब हम इसे आराम से सबमिट कर सकते हैं अप टू 30 सितंबर 2020। देखते हैं अब अपनी अगली नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में मेरे वो लोग जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हैं और लद्दाख में हैं उनकी जो GSTR 3B की फाइलिंग्स जो हैं उनकी ड्यू डेट को एक्सटेंड करा गया है। यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि पावर्स दी गई अंडर सेक्शन 168 में 2017 में ये प्रोवाइजर जो है फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेरी एक पहले नोटिफिकेशन इशू हुई थी नोटिफिकेशन नंबर 44/2019। ये मेरी प्रिंसिपल नोटिफिकेशन थी। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ प्रोवाइजर जो हैं वो इंसर्ट करे। क्या इंसर्ट करा कि जो GSTR 3B है फॉर दोज पीपल जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जम्मू एंड कश्मीर में है। GSTR 3B उन लोगों की जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जम्मू एंड कश्मीर में है वो अपनी GSTR 3B नवंबर 2019 से फरवरी 2020 को पोर्टल पे भर सकते हैं अप टू 24 मार्च 2020। दूसरा चेंज लाया गया उन लोगों के लिए जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो लद्दाख में है। उनके लिए बोला गया कि आप अपनी GSTR 3B जो कि नवंबर 2019 से दिसंबर 2019 की है उसे आप फर्निश कर सकते हो अपने GST के पोर्टल पे बिफोर 21 मार्च 2020 ऑन और बिफोर 24 मार्च 2020। सिमिलरली वो लोग जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो लद्दाख में है वो अपनी जो GSTR 3B है फॉर द पीरियड जनवरी 2020 से लेके मार्च 2020 तक उसे वो GST के पोर्टल पे भर सकते हैं ऑन और बिफोर 20 मई 2020। और ये जो प्रोविजंस हैं ये जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है उसके थ्रू आए हैं। उन्होंने बोला कि ये सारे प्रोविजंस आपके इफेक्टिव होंगे 24 मार्च 2020 से। इस नोटिफिकेशन के सारे प्रोविजंस इफेक्टिव हो गए। नोटिफिकेशन कब से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आया है और वो 24 मार्च 2020 जो है उससे इफेक्टिव कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे चेंजेस जो कि नोटिफिकेशंस के थ्रू गवर्नमेंट लाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब